गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और कैसे हैं आप सब लोग। इसके पहले हमने कक्षा 9 के फिजिक्स में पढ़ा था कि वेग समय ग्राफ क्या है और दूरी समय ग्राफ क्या है। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे कंटिन्यू करते हुए कि आज हमें पढ़ना है कि हम किसी भी ग्राफ की सहायता से कैसे जो है गति के समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम लिखेंगे वेग समय ग्राफ से गति के समीकरण प्राप्त करना। तो पहले हमें जानते हैं कि गति के कितने समीकरण हैं। तो बच्चों, गति के मुख्य रूप से 3 समीकरण हैं। पहला है v बराबर u प्लस at, जहां v अंतिम वेग है, वस्तु का अंतिम वेग, u ये है प्रारंभिक वेग, और a है त्वरण और t है समय। तो गति के पहले समीकरण में v बराबर u प्लस at, जहाँ ये राशियां क्या हम जानते हैं, इनका नाम है v अंतिम वेग है वस्तु का, u प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और t समय है। दूसरा लिखते हैं, दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहाँ s चली गई दूरी और u आप जानते ही हैं प्रारंभिक वेग है, u प्रारंभिक वेग, और a त्वरण है तथा t समय। इसी प्रकार से तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v भी आप समझ चुके हैं अंतिम वेग है, u है प्रारंभिक वेग है, a त्वरण है और s चली गई दूरी है। अब इन चीजों के ये समीकरण कैसे आए हैं, कैसे प्राप्त हुए हैं, ये हम आपको बताएंगे वेग समय ग्राफ से कैसे हम इन समीकरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि 3 समीकरण जो प्राप्त हुए हैं हमें। पहला है v बराबर u प्लस at, जहाँ जो अक्षर हैं उनका मैंने आपको बता दिया कि क्या आपको बताते हैं। दूसरा है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको हम निगमन करेंगे ग्राफ से कि कैसे इन समीकरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वेग समय ग्राफ आप पढ़ चुके हैं। वेग समय ग्राफ आप बना लीजिए। 2 अक्ष लेते हैं, एक होता है x अक्ष और एक होता है y अक्ष। यहाँ होता है मूल बिंदु, इस पर हम दिखाते हैं समय को और इस पर दिखाते हैं वेग को। अब इस पे मान लेते हैं कि यहाँ 0 से यहाँ 5 का डिफरेंस लेते तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा और यहाँ 30 सेकेंड। अब इस पे दूरी लेते हैं, तो मान लीजिए यहाँ हम लेते हैं 10, यहाँ लेते हैं 20, यहाँ लेते हैं 30, यहाँ लेते हैं 40, यहाँ लेते हैं 50 और यहाँ लेते हैं 60। तो इस तरह से पहले हम 2 राशियों को अलग अलग अक्षों पर दिखा लेते हैं। अब अगर इसके बीच में ग्राफ खींचें तो देखिए, ग्राफ इसमें 2 प्रकार के आते हैं।
अगर वस्तु, यदि वस्तु एक समान त्वरण से गतिमान है, एक समान त्वरण से गतिमान है, तो वेग समय ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, सरल रेखा प्राप्त होती है। यदि वस्तु, देखिए अगर 5 सेकंड पे आप चलेंगे, मान लीजिए 10 मीटर दूरी तय की गई, तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा। 10 पे आप चलेंगे तो इसके सीध में 10 तक जाइए, 10 तक आए, फिर यहाँ से इसके सीध में जाएंगे तो देखिए यहाँ एक बिंदु मिला। ऐसे 15 पर चलेंगे, 30 मान लीजिए, तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा। ऐसे 20 पर चलेंगे तो यहाँ 20 के सीध में इधर और इधर 40 के सीध में, तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा। 25 पर चलेंगे तो यहाँ एक बिंदु मिलेगा और इस पर चलेंगे तो यहाँ बिंदु मिलेगा। अब इसको जो है हम हाथ से ऐसे मिला देते हैं, तो यह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वेग और समय के बीच खींचा जाने वाला ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन इसमें शर्त है कि यह सरल रेखा तभी प्राप्त होगी जब जो है त्वरण जो है कैसा हो, एक समान हो। अगर त्वरण मान लीजिए अलग अलग होगा, एक समान नहीं होगा, तो यह सरल रेखा न प्राप्त होके ऐसे भी ग्राफ प्राप्त हो सकता है। जैसे अगर एक समान त्वरण नहीं है तो ऐसे जाके ऐसे भी हो सकता है, या यहाँ से ऐसे जाके ऐसे हो सकता है। ठीक, अब देखिए जब यहाँ जितना आप समय ले रहे हैं उसी हिसाब से दूरी भी, वेग भी बढ़ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि एक समान त्वरण से होने वाला ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ अगर समय आपने, यहाँ तो 0 है, लेकिन अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ समय आपने यहाँ तक लिया है तो वेग इतना मिला आपको। तो वेग जो है, यह जो है धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ तो रहा है यहाँ तक, लेकिन इसके बाद देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, वेग घटने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि जो वस्तु है वह एक समान त्वरण से गतिमान नहीं है, इसीलिए बाद में जाकर के इसका जो वेग है वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे घटने लगता है, इसलिए ग्राफ जो है डाउन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा कि वेग समय ग्राफ हम कैसे खींच सकते हैं। दूसरा चीज देखिए, ये जो तीसरा ग्राफ है ये भी इस तरह से भी आ सकता है। कैसे कि अगर वस्तु जब यहाँ है तो समय देखिए इतना है, तो पहले तो यह वस्तु कुछ दूरी तक तो चल ही नहीं रही है, क्योंकि त्वरण का मान, वेग का मान क्या है, 0 है। तो यहाँ थोड़ा आते हैं तो थोड़ा सा इसमें वेग आता है। धीरे धीरे जैसे हम इधर आते जाते हैं, वेग का मान क्या होता है, देखिए अब वेग यहाँ है इस अक्ष पर, तो वेग यहाँ तक आ गया। अगर यहाँ आ गए, समय बढ़ा तो वेग यहाँ और बढ़ जाता है, यहाँ और बढ़ जाता है और अधिकतम यहाँ हो जाता है। तो इस तरह से एक समान त्वरण में सीधी रेखा आता है और असमान त्वरण के लिए ग्राफ सीधी रेखा नहीं आता है, बल्कि इस प्रकार से आता है। अब इसमें देखिए, इसमें हम एक दो बिंदु मान लीजिए लेते हैं, यहाँ लेते हैं ए और ए को मिला देते हैं। यहाँ लेते हैं मान लीजिए यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी, यहाँ हो गया, इसको ऐसे समकोण त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ हो गया डी और यहाँ हो गया ई। अब जो हमारा दूसरा समीकरण है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम इसी ग्राफ से निकाल सकते हैं। देखिए जो ये आकृति है, इसमें दो आकृतियां मिली, थोड़ा हम इसको अलग बना लेते हैं। इस आकृति को देखें अगर ध्यान से आप, तो एक तो ये आयत है, ये वाली क्या है, आयत है, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी और यहाँ डी, और ऐसे जाके
ऐसे आई है, ये है ई। तो अगर हम इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें तो हमें ये समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब इस आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और फिर इस आयत का, और फिर दोनों को क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे, तो इस आकृति का क्षेत्रफल भी हमें प्राप्त हो जाएगा और हमें जो है ये समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जब यहाँ से वस्तु स्थिर है, 0 पर है, इसका मतलब स्थिर है, उसमें न तो कोई वेग है और न तो कोई समय है। लेकिन जब ये चलती है तो यहाँ से इसका जो वेग है, ये प्रारंभिक वेग इसका है u, और यहाँ अंतिम वेग यहाँ से जो है इसका, यहाँ जब बस पहुंच जाती है, जब यहाँ से जैसे बस चली उस समय इसका वेग कितना है u, और जब यहाँ अधिकतम दूरी तक बस पहुंची गई तब इसका अंतिम वेग क्या है v। और यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में t1 समय लगा और यहाँ तक पहुँचने में t2 समय लगा, या हम इसको कह सकते हैं t2 माइनस t1 इक्वल टू यहाँ तक t समय लगा। तो अब इसका जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए, क्षेत्रफल जो है उसमें 2 आकृतियाँ हैं, a, b, c, d। ई का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, जो कि समकोण त्रिभुज है, प्लस आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। दोनों को जोड़ देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, या हम कहें ये पूरी जो आकृति है इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ADE का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ADE का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। अब लंब और आधार हमें इस आकृति से मालूम करना है। देखिए, ये जो लंब है ED क्या है, लंब है, और ये क्या है, ये जो है आधार है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है समय बताती है, इसलिए हम उसको मान लिए हैं t, और यहाँ तक की दूरी जो है ये क्या है, देखिए v है, और यहाँ तक की दूरी क्या है, u है। तो इसका मतलब ध्यान से फिर से देखिए, यह दूरी v है और इतनी दूरी जो है u है। ठीक, यहाँ तक। तो अगर ये पूरी दूरी v है और नीचे इतना u है, तो इधर वाला क्या आ जाएगा, v में से इतनी दूरी u को निकाल देंगे तो ये दूरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया, लंब आपका आ गया 1/2 गुणे v माइनस u, और आधार आपका आ गया t। ठीक, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब प्लस आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए ये वाली है, ठीक, इसका मान कितना है u। ठीक, कितना मान है इसका u, और ये है t, इसका मान हो गया ut। अब इसको अगर हम गुणा कर दें, देखिए एक समीकरण है v माइनस u बटे t बराबर a। आपको मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, ये त्वरण का सूत्र है। तो अगर यहाँ v माइनस u बराबर निकालें तो ये आ जाएगा, तिरछा गुणा हो जाएगा इसका एक में और एक का t में, तो यहाँ हो जाएगा at। तो v माइनस u की जगह हम क्या लिख सकते हैं, at। तो यहाँ हमने लिख दिया at, और यहाँ t है ही है, प्लस ut। इसका मल्टीपल कर दीजिए, गुणा कर दीजिए t का, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 at स्क्वायर प्लस ut। और यही आपका गति का ये दूसरा समीकरण है। कौन सा समीकरण है, दूसरा समीकरण है। इस प्रकार से हम गति के दूसरा समीकरण हमने प्राप्त कर लिया। अब हम पहले समीकरण को प्राप्त करते हैं। देखिए, इस तरह से हमने गति का दूसरा समीकरण प्राप्त कर लिया। अब पहला समीकरण देख लीजिए। पहला समीकरण प्राप्त करने के लिए
पहला समीकरण प्राप्त करने के लिए प्रथम समीकरण, देखिए त्वरण बराबर होता है बच्चों वेग परिवर्तन बटे समय। तो वेग में परिवर्तन, पहले वेग है u, बाद में हो जाता है v। तो v में से u को क्या करेंगे, घटा देंगे, वेग में परिवर्तन, और समय आपने माना है t, और त्वरण को लिखते हैं a से। अब इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो क्या मिलेगा, एक का गुणा उसमें होगा वही आएगा, और इधर आएगा a t। अब पक्षांतर के लीजिए, v इधर है, माइनस u उस पक्ष में जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा v बराबर u प्लस ए टी। और यही गति का जो है ये प्रथम समीकरण है। चलिए आज यहाँ तक पढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आज देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि वेग समय ग्राफ से गति के समीकरण प्राप्त करना, और मैंने आपको अच्छे से समझाया कि किस तरह से हम ग्राफ से गति के दोनों समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे गति का तीसरा समीकरण, और वो हम आपको बताएंगे। तब तक इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट्स बनाइए। थैंक यू, धन्यवाद।